रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे एनीमिया। एनीमिया हेमाटोलॉजी के अंदर और एनआरई के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला टॉपिक है। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम के लिए भी। एनीमिया क्या चीज़ है? इट इज़ द डिक्रीज़ इन हेमोग्लोबिन लेवल और फेक सेल वॉल्यूम, हेमाटोक्रेट्स और रेड ब्लड सेल वॉल्यूम। जब भी हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाए या हेमाटोक्रेट की वैल्यू कम हो जाए या पीसीबी कम हो जाए या रेड ब्लड सेल मास कम हो जाए तो इसे हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, लेकिन इन तमाम पैरामीटर के अंदर जो सबसे सेंसिटिव है वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO hemoglobin value of the female is 11.5 to 13.5 and male 13.5 to 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। WHO के अंदाजे के मुताबिक मेल की हीमोग्लोबिन की रेशो ये है और फीमेल की ये है। ये जो हेमाटोक्रेट्स है इसकी वैल्यू फीमेल के अंदर 35 से लेके 43% है और मेल के अंदर 38 से लेके 48% है। ठीक है, और आरबीसी का जो मास है वो फीमेल के अंदर 32 ml पर केजी और मेल के अंदर 39 ml पर केजी है। ठीक है, ये जनाब WHO की क्राइटेरिया है। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखें कि जब भी हेमोग्लोबिन मेल के अंदर लेस देन 13 होगा, फीमेल के अंदर लेस देन 11 होगा तो इसे हम कहेंगे एनीमिया। ठीक है, अब जनाब एनीमिया की क्लासिफिकेशन से जाने से पहले आप इतना याद रखें कि जहाँ पर ब्लीडिंग के अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर हमने पढ़ा था कि तमाम ब्लीडिंग डिसऑर्डर की क्लिनिकल फीचर्स जो है वो एक जैसी होती है, उन तमाम के अंदर आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री मिलेगी। ठीक है, इसी तरह तमाम एनीमिया के टाइप्स के अंदर आपको एक जैसी ही क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले जो क्लिनिकल फीचर आपको मिलेगा वो होगा डिस्निया ऑन एक्सर्शन। डिस्निया ऑन एक्सर्शन के बारे में आप ये याद रखिए कि द लीडिंग कॉज ऑफ डिस्निया वर्ल्ड वाइड इज़ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। पूरी दुनिया के अंदर डिस्निया ऑन एक्सर्शन जो है इसकी काज है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आप जनाब केस को देख लिया। 21 ईयर ओल्ड फीमेल हैज़ प्रेजेंटेड विद complaint of dyspnea on exertion. Her chest and CVS examination is normal. The patient is most likely suffering from iron deficiency anemia. ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, फैटीग, वीकनेस, मलेज एंड पाल्पिटेशन। ठीक है, तो ये वो तमाम क्लिनिकल फीचर्स है एनीमिया के। ये हमें उस वक्त मिलेंगे जब हेमोग्लोबिन मेल के अंदर लेस देन 13 होगा और फीमेल के अंदर लेस देन 11 होगा। ठीक है, आप जनाब आते हैं एग्ज़ामिनेशन की तरफ तो ऑन एग्ज़ामिनेशन हमें पेलर मिलेगा। ठीक है, ये पेलर कहाँ पर होगा? ये लोअर कंजक्टिवा के अंदर होगा। ठीक है, अगर आप अपनी कंजक्टिवा के अंदर देखें तो आपको थोड़ी सी पेलनेस महसूस होगी, लेकिन ये वो पेलनेस नहीं है। असल पेलनेस ये है कि ये क्या होगी? लोअर कंजक्टिवा के अंदर डिक्रीज वास्कुलरिटी, ये जो वास्कुलर है जी जो वेजल्स है ये कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पेलियर होता है। आपको पता है कि जब भी हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो लोअर कंजक्टिवा एनीमिया के लिए देखते हैं और अपर कंजक्टिवा के ऊपर जो पेलियर है वो हम जॉन्डिस के लिए देखते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी टाइम आपको हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर दोनों मिलेगी, क्योंकि एक तरफ से हीमोग्लोबिन कम होगा, दूसरी तरफ से जो आरबीसी टूट जाते हैं उस टूटने से हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म होगी जिससे बिलिरुबिन बनेगा और बिलिरुबिन से आगे जॉन्डिस
वाज़े होगी, ठीक है। तो आपको ये दोनों मिलेंगे। अब आते हैं जनाब अप्रोच टू इन्वेस्टिगेशन। अप्रोच टू एनीमिया करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी पेशेंट के अंदर एनीमिया देख लेते हैं, लेकिन उस एनीमिया तक आपकी अप्रोच कैसी है, ये हर टॉपिक के अंदर अप्रोच बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो ये एनीमिया की अप्रोच है, मगर ये क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है। इसके अंदर 3 स्टेप अप्रोच है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा जनाब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनीमिया को कंफर्म करेंगे। एनीमिया को इस तरह कंफर्म करेंगे कि हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम होगी और पीसीवी कम होगी। तो इससे जनाब हमें डायग्नोज हो गया कि ये क्या है, कि ये हीमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी है और इसे हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है। और ये हमें किस चीज़ के ऊपर मिलेगी, ये हमें कंप्लीट ब्लड काउंट के ऊपर मिलेगा। सीबीसी का दूसरा नाम भी है, बाज़ बुक्स में या बाज़ लोग इसे एफबीसी कहते हैं या फुल ब्लड काउंट, ठीक है। तो सीबीसी और एफबीसी ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी सेकंड स्टेप के ऊपर। पहला स्टेप तो हमने देख लिया कि उसमें हमने क्या किया, हमने डायग्नोज किया। अब जनाब सीबीसी पर सीबीसी पर हेमोग्लोबिन और पीसीवी देखने के बाद हम क्या करेंगे, अब एमसीवी की तरफ आएंगे, ठीक है। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम हमें क्या बताएगा, द साइज ऑफ आरबीसी के बारे में बताएगा, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी के बारे में बताएगा, ठीक है। तो जिसकी नॉर्मल वैल्यू 76 से लेके 96 फेमटोलीटर है, ठीक है। अब जनाब अगर इसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करें, अगर हेमोग्लोबिन प्लस पीसीवी के बाद आप ये जानते हैं कि आगे हमने एमसीवी के बारे में पढ़ना है और उसके बारे को देखना है, तो इसका मतलब ये है कि आप एनीमिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ एमसीवी, ठीक है। जब भी एमसीवी लेस देन 76 फेमटोलीटर होगी तो इसे हम कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। जब भी 76 और 96 के दरमियान होगी इसे हम कहेंगे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। जब भी मोर देन 96 फेमटोलीटर होगी इसे हम कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। जब भी लेस देन 76 होगा माइक्रोसाइटिक, मोर देन 96 होगा मैक्रोसाइटिक, बीच में होगा तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। अब जनाब आते हैं सबसे पहले माइक्रोसाइटिक एनीमिया की काजेज़ की तरफ। तो इसकी जनाब जो पहली काज है वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। द एनीमिया वर्ल्ड वाइड इज़ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया और तीसरी है जनाब थैलेसीमिया, ठीक है। नॉर्मोसाइटिक, इन हर एक को हम बड़ी डिटेल से आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। हेमोलिटिक की हेमोलिसिस की वजह से पेशेंट के अंदर एनीमिया भी होगा और जॉन्डिस भी होगा। किसी पेशेंट के अंदर आप इन दोनों को देख ले तो आपका पहला डायग्नोज हेमोलिटिक एनीमिया होना चाहिए, ठीक है। ए प्लास्टिक एनीमिया आपको पता है, जहाँ पर बोन मेरो क्या होती है, बोन मेरो के अंदर डिफेक्ट होता है और पैनसाइटोपेनिया होते हैं। प्योर रेड सेल एप्लेजिया, नाम से पता चलता है सिर्फ रेड सेल की एप्लेजिया होगी। इससे पहले हमने पढ़ा था रीनल फेलियर, रीनल सिस्टम के अंदर की क्या, वहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज एरिथ्रोपाइटिन। एरिथ्रोपाइटिन का काम क्या है, ये जाता है और बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है, जहाँ से क्या होती है, जहाँ से हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब जनाब किसी पेशेंट में एक क्रोनिक डिजीज़ चल रही है, जैसे एसएलई, जैसे टीबी, जैसे रोमाटाइड अर्थराइटिस, ठीक है, या एक क्रोनिक डिजीज़ चल रही है, तो उस
कि ब्लड में क्या होगा, इंक्रीज TNF अल्फा। ये एक साइटोकाइन है, इस साइटोकाइन की क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी। तो ये जनाब TNF अल्फा क्या करेगा, ये हमारे बोन मेरो को सप्रेस करेगा, ठीक है, जिससे नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगा। जनाब प्रेगनेंसी के अंदर आपको पता है कि वहाँ पर हीमोग्लोबिन 10 तक आ जाता है, जबकि जबकि MCV क्या होती है, नॉर्मल होती है। और इसकी वजह ये है कि वहाँ पर डाइल्यूशन हो जाता है, जिसको डाइल्यूशनल एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। मैक्रोसिटिक एनीमिया प्रेगनेंसी के अंदर वैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट एनीमिया है वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। मैक्रोसिटिक एनीमिया उसे कहते हैं जिसकी MCV मोर देन 96 फेमटोलीटर हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। फोलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से हो सकती है और B12 डिफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। आगे हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। और एक है परनिशियस एनीमिया, ठीक है, परनिशियस एनीमिया भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट जब भी क्या होती है, जब भी हमारी MCV की वैल्यू लेस देन 76 होती है, इसे हम माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, साइडोब्लास्टिक एनीमिया एंड थैलेसीमिया के अंदर शामिल है। नॉर्मोसिटिक एनीमिया के अंदर हेमोलिटिक एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, रेड सेल एप्लेजिया, रीनल फेलियर एनीमिया, कॉर्नर डिजीज़ और प्रेगनेंसी शामिल है। जबकि मैक्रोसिटिक के मोर देन 96 फेमटोलीटर के अंदर फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एंड परनिशियस एनीमिया शामिल है। ये तो जनाब दूसरी स्टेप हो गई, ठीक है। अब जनाब तीसरी जो स्टेप है वो क्या है, वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो इसको रोल आउट करने के लिए आप फिर आयरन स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर थैलेसीमिया है, एज इलेक्ट्रोपोरेसिस करेंगे, प्लास्टिक एनीमिया है, बोन मेरो बायोप्सी करेंगे, ठीक है। तो ये जनाब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के अंदर करेंगे। फॉर एग्जांपल हेमोलिटिक एनीमिया है, उसके लिए आप पेरिफेरल स्मीयर करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप जो था उसके अंदर हमने एनीमिया को डायग्नोस किया, किससे कि हीमोग्लोबिन कम है और हेमाटोक्रेट्स भी कम है। फिर उसके बाद हम MCV की तरफ आए। MCV पर हमने माइक्रोसिटिक ये देखी, माइक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है या मैक्रोसिटिक है। और उसके बाद उस डिजीज़ की स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की, ये स्टेप 3 है। अब जनाब अगर किसी पेशेंट में आप देखें कि उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, वो नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है लेकिन मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी काज क्या है, मैक्रोसाइटोसिस है, यानी सिर्फ क्या है, इस RBC की साइज़ बढ़ी हुई है। तो इसके जनाब डिफरेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जैसे अल्कोहलिक इंटेक, थायराइड डिजीज़ एंड लीवर डिजीज़। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लीवर अल्कोहल इंटेक। तो अल्कोहल इंटेक का स्क्रीनिंग टेस्ट भी यही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी आदमी ने ये अल्कोहल इंटेकर है या नहीं है, तो आप उसकी CBC को मालूम करें। CBC के ऊपर आपको MCV ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब जनाब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन किस चीज़ के ऊपर, सेवेरिटी ऑफ एनीमिया, कि ये एनीमिया कितना सीवियर है, ठीक है। जब भी हेमोग्लोबिन मोर देन 9 ग्राम पर डेसीलीटर होगा तो इस केस को हम कहेंगे माइल्ड एनीमिया, ठीक है। जब भी 7 और 9 के दरमियान होगा इसे हम कहेंगे मॉडरेट एनीमिया, ठीक है। और इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, इसके काज को मालूम करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जब भी हेमोग्लोबिन की वैल्यू लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए तो इस केस को हम कहते हैं सीवियर एनीमिया, ठीक है। और इसके अंदर ओनली इंडिकेशन पेक RBC ट्रांसफ्यूजन है। तो इस पेशेंट के अंदर क्या देंगे, हम RBC ट्रांसफ्यूजन देंगे। और जो हमारी टारगेट हेमोग्लोबिन है वो है मोर देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर किसी पेशेंट में हमने RBC दी और उसकी हेमोग्लोबिन 8 तक पहुंच गई तो अब हमने और क्या करना है, और ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है, बस हमारा टारगेट ही 8 तक था।
व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैं एक हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। तो उधर हमने क्रॉस मैच किया और पेशेंट के ब्लड को भेज दिया। तो पेशेंट को जनाब क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, हेमोलिटिक रिएक्शन हुआ। तो जनाब सारी बर्डन हमारे ऊपर आ गई कि लैब वालों ने क्रॉस मैच नहीं किया है, ठीक है। तो हमने दोबारा क्रॉस मैच की तो हमारा क्रॉस मैच ओके निकला, ठीक है। फिर जनाब उसके बाद ये हुआ कि हमने पेशेंट का ब्लड लिया। पेशेंट के ब्लड को हमने देखा तो पेशेंट की एज भी थी 10 और 10 के ऊपर जनाब डॉक्टर साहब क्या कर रहा था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा था। तो पेशेंट को फिर रिएक्शन हुआ। तो ये जनाब ये बातें आपने याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पेशेंट आए और उसकी एज भी 9 है। तो आप कहते हैं कि भाई कि 1 यूनिट से तो 1 ग्राम बढ़ता है, चलो इसके 13 तक पहुंचने के लिए 4 पैक का इंतज़ाम करो, 4 पैक का इंतज़ाम करो ताकि 4 पैक इसको लगाए और इसकी हेमोग्लोबिन पूरी हो जाए। तो नो, आपने ये नहीं करना है, ठीक है। जब भी हेमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर होती है तो क्या होती है, और उस वक्त एक ही इंडिकेशन आपके सामने आती है कि आप क्या करें, आरबीसी की ट्रांसफ्यूजन करें, ठीक है। अब जनाब आते हैं द क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, ठीक है। एनीमिया की एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अगर आप देखें तो 3 ही हालतें हैं हमारे पास, या ब्लड लॉस होगा, या इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगी, या डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होगी, या आरबीसी की लॉस होगी, या आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी, या आरबीसी प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर ब्लड लॉस को देखें तो एक है एक्यूट ब्लड लॉस और दूसरा है क्रॉनिक ब्लड लॉस, ठीक है। एक्यूट ब्लड लॉस किसी भी ट्रॉमा की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, हेमोरेज की वजह से हो सकता है, जैसे पोस्टपार्टम हेमोरेज या एंटीपार्टम हेमोरेज। तो जनाब ब्लड लॉस की वजह से भी एनीमिया होती है। अब जनाब आते हैं इसकी क्रॉनिक की तरफ। तो क्रॉनिक में अगर फीमेल के अंदर आप देखें तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मेंसेस, ठीक है। उसके बाद हेमाचूरिया, हेमाप्टाइसिस, और मेल के अंदर जो सबसे क्रॉनिक काज एनीमिया की है वो है क्या है, जीआईटी, और जीआईटी के अंदर ब्लीडिंग जैसे पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ठीक है। तो फीमेल के अंदर मेंसेस और मेल के अंदर जीआईटी डिजीज़। अब जनाब ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशन जो है इंट्रिंसिक भी है और एक्सट्रिंसिक भी है। इंट्रिंसिक को अगर आप देख ले तो इंट्रिंसिक क्या होती है, कंजेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी जो है उसके पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, लाइजोसोम भी नहीं है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स उसके अंदर नहीं है। तो जनाब इसकी जो है, इसके पास है क्या, इसके पास मेम्ब्रेन है, ठीक है। और दूसरा इसके पास एक एंजाइमेटिक सिस्टम है जहाँ से ये एटीपी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर एक फ्री लिक्विड है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। आप याद रखिए कि जनाब हीमोग्लोबिन जो है ये सॉलिड नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ सॉलिड मॉलिक्यूल, ये इज़ अ फ्री फ्लूइड लिक्विड, ठीक है। ये एक फ्री फ्लूइड है। तो ये आरबीसी के अंदर शामिल है। तो जनाब जब आरबीसी के अंदर ये 3 चीज़ें शामिल है तो डिफेक्ट भी इन तीनों के अंदर होगा। तो कंजेनिटली इन तीनों के अंदर डिफेक्ट हो सकती है। जैसे मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट होगा तो उसे हम कहते हैं हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस। आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। एंजाइम अगर इसके अंदर है तो वो एंजाइम क्या करते हैं, आरबीसी के लिए एटीपी की प्रोडक्शन करती है। उसके अंदर डिफिशेंसी होगा तो कंजेनिटल डिफिशेंसी उसके अंदर जो है वो है G6PD डिफिशेंसी, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशेंसी, या पायरुवेट काइनेज डिफिशेंसी, ठीक है। हेमोग्लोबिनोपैथी, हेमोग्लोबिन के अंदर पैथोलॉजीज हो सकती है जैसे सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, आरबीसी सिकल शेप की होती है। थैलेसीमिया एंड एचपीसी डिजीज़, ठीक है। अब जनाब ये तो हो गई इंट्रिंसिक काज में कंजेनिटल। अब एक्वायर्ड भी हो सकती है, जैसे एक्वायर्ड का सिर्फ एक ही काज है, बड़ा ही लंबा चौड़ा नाम है जिसको शार्टली हम पीएनएच कहते हैं, जैसे प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन नीमिया, ठीक है। तो ये जनाब
दिस इज़ द इंट्रिंसिक काजेज़ ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। ठीक है। अब जनाब एक्सट्रिंसिक काजेज़ भी हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक काजेज़ को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक है इम्यून मीडिएटेड और दूसरा है नॉन इम्यून मीडिएटेड। इम्यून मीडिएटेड का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेगी और फिर रिएक्शन होगा और इसी से आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है। जो सबसे पहले है वो है RH इनकम्पेटिबिलिटी, एरिथ्रोब्लास्टियल स्पेटालिसिस, आवर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। या सेकेंडरी कोई काज हो सकती है जैसे SLE सिस्टेमिक लूपस अरिथमेटोसिस, जो सेकेंडरी फिर का क्या कर सकती है, TTP कर सकती है, एक्यूट हेमोलिटिक एनीमिया कर सकती है। ठीक है। या वो ड्रग्स जो क्या करते हैं, जो SLE काज करते हैं, जिसका निमोनिक है हीपा, हाइड्रोलाजिन, आइसोनियाजिड, पेनिसिलामिन एंड अल्फा मिथाइल ड्रोपा। ये वो तमाम ड्रग है जो SLE काज करेंगे और SLE के बाद फिर इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगी। ठीक है। जिसके अंदर ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हमें मिलेगी। और मैंने पहले भी कहा था कि SLE की जो ड्रग है, जब भी आप SLE के अंदर देखेंगे पेशेंट के, तो आपको एक एंटीबॉडी मिलेगी जिसको हम एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है। और ये एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी जो है ये MCQs के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जनाब हो गई इम्यून मेडिएटेड काजेज़ ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अब जनाब नॉन इम्यून मेडिएटेड काजेज़ भी है जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन करवाती है, जैसे माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, जिसे हमने DIC के अंदर पढ़ा था कि माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया के डिफरेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, जैसे DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और हेल्प सिंड्रोम। ये वो काजेज़ है जो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया काज कर सकते हैं। ठीक है। अब जनाब इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकती है जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो आप ये याद रखें कि द लीडिंग कॉज ऑफ हेमोलाइसिस वर्ल्ड वाइड इज़ मलेरिया। ठीक है। तो सारी दुनिया के अंदर हेमोलाइसिस की जो सबसे मेन काज है वो क्या है, वो है मलेरिया। हर साल 240 मिलियन केसेस क्या होती है, रजिस्टर्ड होते हैं मलेरिया की, जिसकी वजह से क्या होता है, हेमोलाइसिस होता है और जिससे आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है। अब जनाब केमिकल्स जैसे लीड पॉइजनिंग। ठीक है। लीड पॉइजन क्या कर सकती है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन करती है। और फिज़िकल काजेज़ जैसे बर्न, अगर खुदा ना करे किसी आदमी को क्या हो जाए, बर्न हो जाए, तो उससे भी क्या होती है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है। जनाब मैकेनिकल काजेज़, अगर किसी ने क्या किया है, हट के अंदर मेटालिक वाल लगाया है, तो जब भी इस मेटालिक वाल से आरबीसी गुजरेंगी उसकी डिस्ट्रक्शन होगी, तो जिससे एनीमिया होगा। हाइपरस्प्लिनिज्म हमने पहले भी कहा था कि ये एक ट्रायड है जिसके अंदर तीन चीज़ें शामिल है, स्प्लिनोमेगेली, पैनसाइटोपेनिया एंड नॉर्मल बोन मैरो। तो ये भी क्या करती है, ये इसके अंदर भी आरबीसी के डिस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से एनीमिया होता है। अब जनाब अगर देखें तो ये हमने क्या किया, ब्लड लॉस होती है, इंक्रीज़ डिस्ट्रक्शंस होती है और डिक्रीज़ प्रोडक्शन होता है। अब जनाब ये डिक्रीज़ प्रोडक्शन आरबीसी की किस तरह होती है, तो तीन वजहों से होती है। या बोन मेरो फेल होगा, ठीक है, या बोन मेरो के अंदर रॉ मटेरियल नहीं होगा, या एंजाइम की डिफिशिएंसी होगी। ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, बोन मेरो जैसी ल्यूकीमिया, बोन मेरो मेलिग्नेंसी जैसी ल्यूकीमिया, या मेटास्टेटिक कार्सिनोमा प्रोस्टेट, स्टमक या ब्रेस्ट से आया होगा। तो ये वो तमाम कंडीशन है जो क्या करेंगे, जो बोन मेरो की फेलियर करेंगे। ठीक है। अब जनाब आपको पता है कि आयरन और फोलिक एसिड हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, जब ये रॉ मटेरियल नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी। जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आयरन की कमी होती है, जैसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर फोलिक एसिड की कमी होती है। तो इन रॉ मटेरियल की डिक्रीजमेंट की वजह से डिक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होगी। या जनाब इसके अंदर एंजाइम डिफेक्ट होगा, जैसे साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो इन शॉर्ट ये वो तमाम काजेज़ है जो आरबीसी के क्या मांग रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे हेमोलिटिक एनीमिया के बारे में। ठीक है।
हेमोलिटिक एनीमिया किसे कहते हैं? इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल लीडिंग टू एनीमिया एंड जाइंडिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है जिसके नतीजे में एनीमिया और जाइंडिस होता है। ठीक है, अब जनाब थोड़ी सी जाइंडिस के बारे में पढ़ते हैं कि जाइंडिस क्या चीज़ है। पहले तो आप ये जानें कि जाइंडिस ये एक बीमारी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ क्लिनिकल साइन। ये एक क्लिनिकल साइन है। इट इज़ अ येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और स्क्लेरा या अपर कंजक्टिवा व्हेन सीरम टोटल बिलिरुबिन लेवल एक्सीड। जब भी हमारे बॉडी के अंदर सीरम टोटल बिलिरुबिन की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमारी स्किन, स्क्लेरा, अपर कंजक्टिवा का जो कलर है वो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, सीरम टोटल बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू अगर आप देखें तो 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 17 मिलीमोल पर लीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। जब भी सीरम टोटल बिलिरुबिन की वैल्यू मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए या 50 मिलीमोल पर लीटर हो जाए तो हम कहते हैं इसे जाइंडिस। ठीक है, सीरम बिलिरुबिन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए और साथ में येलो डिस्कलरेशन हो जाए तो जनाब इसे कहते हैं हम जाइंडिस। अब जनाब हम कहते हैं कि बिलिरुबिन की वैल्यू ज़्यादा हो। अब ये बिलिरुबिन क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जनाब आप सब लोग जानते हैं कि बिलिरुबिन इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हीम मेटाबॉलिज्म। जब भी हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की ब्रेक डाउन होती है उसके साथ हीमोग्लोबिन की भी ब्रेक डाउन होती है, तो इसी हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म से जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं बिलिरुबिन। ठीक है, अब जनाब ये बिलिरुबिन किस तरह बनता है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी 120 डेज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वो टूटने शुरू होते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये डेड आरबीसी से क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन फ्री फ्लूइड निकल जाता है। ठीक है जनाब, हमारे इसी तरह हमारे स्टमक के साथ एक ऑर्गन लगा हुआ है जिसे कहते हैं स्प्लीन। ठीक है, तो जनाब स्प्लीन के मैक्रोपेज आते हैं और इसी हेमोग्लोबिन को पिक करते हैं। पिक करने के बाद इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इस एक तरफ हीम चला जाता है और दूसरी तरफ ग्लोबिन चेन चली जाती है। ठीक है, ये ग्लोबिन क्या चीज़ है, आप लोग जानते हैं कि ये ग्लोबिन प्रोटीन है। तो ये ग्लोबिन क्या कहा जाता है, बॉडी में अपने प्रोटीन कंटेंट के साथ इकट्ठे होते हैं, चला जाता है, अपने दोस्तों से मिल जाता है। बाकी रहा भाई हीम, हीम को हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम तोड़ता है, दो हिस्सों में इसको तोड़ देता है। एक को कहते हैं पोरपायरिन, ठीक है, जो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, और दूसरा आयरन में डिवाइड करता है। ये आयरन भी कहा जाता है अपने दोस्तों के साथ मिलने चला जाता है और प्रोटीन कंटेंट जो बॉडी के अंदर है उसके साथ मिल जाता है। तो जनाब ग्लोबिन और आयरन ये दोनों इकट्ठे होते हैं किस चीज़ के लिए, अगले हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। ठीक है, बाकी जो हीम है ये पोरपायरिन बच जाती है और पोरपायरिन आप जानते हैं कि इट इज़ अ अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, तो ये स्टेबल में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। सबसे पहले पोरपायरिन विल कन्वर्ट इन अ ग्रीन सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड बिलिवर्डिन। ठीक है, आगे जाके बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की मदद से बिलिवर्डिन कन्वर्ट होता है किस चीज़ के अंदर, बिलिरुबिन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिलिरुबिन है ये बिलिरुबिन जनाब है इनसॉल्युबल। ठीक है, यानी ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, या इसका दूसरा नाम है अनकंजुगेटेड, या इसका तीसरा नाम है इनडायरेक्ट। ठीक है, इन तीनों लफ्ज़ों का एक ही मतलब है कि इट इज़ अनसॉल्युबल इन वाटर। अब जनाब इसको बॉडी से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्युबल बनाना पड़ेगा।
तो इसके लिए जनाब सबसे पहले आता है जनाब एल्बुमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन आता है और इसी बिलिवर्डिन को लेके जाता है कहाँ पर, हमारे लीवर के अंदर, ठीक है। लीवर के अंदर आपको पता है कि लीवर के अंदर सेल्स मौजूद है जिसे हम हेपेटोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जनाब यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्फ़ा 1 GT। अल्फ़ा 1 GT या अल्फ़ा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। अल्फ़ा ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, एल्ब्यूमिन की मदद से जो बिलिवर्डिन आया है, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन आया है, इसको कन्वर्ट करेगा अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन में, ठीक है। जब जनाब ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट होगा तो राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जनाब इसी रास्ते से अब ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन या सॉल्युबल बिलिरुबिन है ये आगे जाके एम्पोलाप्यूटर के साथ हमारे ड्यूडेनम से मिल जाएगा, ठीक है। अब जनाब ये जो बिलिरुबिन जो हमारे जीआईटी के अंदर अब आया है, इसके आगे 3 ही फैट्स है। 75% तो ये हमारे स्टूल के अंदर ही एक्सक्रीट होगा, वो बाइल ये आगे के ये जो सॉल्युबल बिलिरुबिन है ये हमारे बाइल से मिलेगा, ठीक है, हमारे बाइल से मिल के ही आएगा। तो जनाब ये जो हमारे फीसेस के अंदर आएगा इसे हम कहते हैं स्टरकोब्लिन। जब भी यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर तो ये सॉल्युबल बिलिरुबिन नहीं आएगी, जिससे ये स्टरकोब्लिन नहीं आएगा। स्टरकोब्लिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल कलर ऑफ स्टूल। जब स्टरकोब्लिन की एब्सेंस होगी तो स्टूल का कलर क्ले कलर होगा, ठीक है। अब जनाब 75% तो हमारे स्टूल के अंदर चले गई, अब बाकी रही 25%। ये 25% क्या होती है, इसका 20% जो है वो एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन से क्या होता है, दोबारा हमारे लीवर की तरफ आता है, जिसके अंदर बाइल एसिड होते हैं। और बाइल एसिड आप जानते हैं यूरोकोलिक एसिड, यूरो डीऑक्सीकोलिक एसिड, चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड थी, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे जीआईटी के अंदर। लेकिन ये जो बाइल एसिड है ये इसके साथ दोबारा आता है। अब जनाब 5% रह गया, ये जो 5% है ये कहाँ पर जाता है, ये हमारे यूरिन के अंदर, यूरिनेशन के अंदर एक्सक्रीट होता है, जिसे हम यूरोबिलिनोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जनाब इसका मतलब ये है कि 80% जो है कहाँ होता है, निकल जाता है, और बाकी जो 20% है वो दोबारा हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब जनाब ये तो हो गई, दिस इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है। अब जनाब आते हैं जाइंटिस की तरफ। जाइंटिस की एटियोलॉजी को अगर आप देखें तो 2 ही सूरतें हैं, या तो जाइंटिस या तो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन कम होगी, ठीक है। बिलिरुबिन की प्रोडक्शन कब ज़्यादा होती है, जब भी हेमोलिटिक एनीमिया होगा, और इससे जो जाइंटिस प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे प्री हेपेटिक जाइंटिस, ठीक है। इसके अंदर जनाब क्या मिलेगी, हमें 2 क्लिनिकल फीचर मिलेंगे, एक होगा जाइंटिस और एक होगा एनीमिया, ठीक है। अब जनाब इसकी एक्सक्रीशन का मसला है, इसकी एक्सक्रीशन का मसला है तो पता है कि ये क्या है, या ये मसला लीवर के अंदर होगा, जिससे कि कौन सा वजह हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकती है, और उसी हेपेटाइटिस की वजह से अगर जाइंटिस प्रोड्यूस हो जाए तो इसे हम कहेंगे हेपेटिक जाइंटिस। हेपेटिक की वजह से, हेपेटिक की किसी भी डिज़ीज़ की वजह से अगर जाइंटिस प्रोड्यूस हो जाए तो इसे हम कहेंगे हेपेटिक जाइंटिस। और ये किस वजह से होगा, इस वजह से होगा कि बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन का मसला होगा। जब भी बिलिरुबिन से आगे कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट या किसी भी जगह पर क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी या और कोई डिजीज़ होगी, तो इससे जो जाइंटिस बनेगा इसको हम कहते हैं प्री हेपेटिक जाइंटिस, ठीक है। अब अगर मैं इसी पिक्चर में आपको दिखा दूँ, ठीक है, उसी बात को भी थोड़ा सा
दोहरा दूँ कि जब भी हमारी आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है तो उसको हमारी मैक्रोपेज स्प्लिनिक मैक्रोपेज उठा लेते हैं। ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है इसको एल्बुमिन उठाता है। ये अनकंजुगेटेड एल्बुमिन और बिलिरुबिन मिल गए, यहाँ पर लीवर पर आते हैं जो कंजुगेटेड बन जाते हैं और फिर आते हैं यहाँ पर बाइल से इकट्ठे होके हमारे जीआईटी की तरफ। ठीक है, 80% जो है स्टरकोब्लिन के साथ चली जाती है, 20% दोबारा आती है, 20% का 90% क्या होता है लीवर के अंदर चला जाता है और 10% किडनी के रास्ते यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होती है। ठीक है, अब आप इधर जाने, अगर मसला यहाँ पर है, ठीक है, अगर मसला यहाँ पर है सारे जो आरबीसीज है यहाँ पर टूटे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह इसकी वजह से जो जॉन्डिस बनेगा उसे हम कहेंगे प्री हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, अब जनाब अगर लीवर के अंदर मसला है, ठीक है, लीवर के अंदर मसला है, आगे बिलिरुबिन नहीं जा रही, तो इसे हम कहेंगे हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, अब अगर यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, लेकिन मसला कहाँ पर है, मसला तो या यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो इसे हम कहेंगे प्री हेपेटिक, इसे हम कहेंगे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, इसे कहेंगे प्री हेपेटिक, इसे कहेंगे हेपेटिक और इसे कहेंगे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, अब जनाब जो हेपेटिक जॉन्डिस है, हेपेटिक जॉन्डिस को अगर देखें तो इसकी क्लिनिकल फीचर में हमें जॉन्डिस मिलेगी, पेन इन एब्डोमेन और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर क्या मिलेगा, पेन मिलेगा, जीआईटी की ऑफसेट होगी। ठीक है, नाजिया वोमिटिंग मिलेगा और एनोरेक्सिया मिलेगा। ठीक है, पेशेंट के अंदर फीवर होगा, मलेस होगा। जब भी हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें टेंडर हेपेटोम मिलेगी। तो हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर ये क्लिनिकल फीचर्स आपको मिलेंगे, पेशेंट के अंदर जॉन्डिस होगी, डोमिनल पेन होगा, टेंडर हेपेटोमेगेली होगी, नाजिया वोमिटिंग फीवर मलेज, ये चीज़ें मिलेगी। अब जनाब पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर क्या मिलेगा, सबसे पहले तो वहाँ पर क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन जो होगी वो किस वजह से, कोलिडोकोलिथियासिस, कोलिलिथियासिस, ये चीज़ें इंशाल्लाह सर्जरी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो क्लिनिकल फीचर्स है वो क्या मिलेगी आपको, जॉन्डिस मिलेगा, जॉन्डिस की वजह से क्ले कलर स्टोन मिलेगा। ये आगे मैंने बताया किस चीज़ की वजह से, द एब्सेंस ऑफ स्टरकोब्लिन। ठीक है, अब जनाब ये जो हमारा बाइल साल्ट है वो दोबारा एंटेरोहेपेटिक के साथ नहीं मिलेगा, और जो हमारे बाइल साल्ट है ये हमारे स्किन के अंदर क्या होगी, इसकी डिपोजिशन होगी। जब भी स्किन की डिपोजिशन होगी तो उससे क्या होगा, इससे प्रोराइटिस या हारिश प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ये जो हमारे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल आप बाइल की अगर आप कंपोजिशन देख ले तो इसके अंदर फास्फोलिपिड भी मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है, बाइल साल्ट भी मौजूद है, बिलिरुबिन भी मौजूद है। ठीक है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी क्या करेंगे, ये भी आके हमारे स्किन में डिपॉजिट होंगे और फैटी लंप बनाएंगे जिसे हम जिंतोमास कहेंगे। ठीक है, तो जनाब ये सारे क्या चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें हैं जो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर मिलेगी। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर क्ले कलर स्टूल होगा, प्रोराइटिस होगी एंड जिंथोमा होगा। ठीक है, अब जनाब आते हैं, ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली, लेकिन असली बात यह है कि अगर हमारे सामने कोई एलएफटी आए, लीवर फंक्शन टेस्ट आए, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेस्ट है, तो हम उस टेस्ट से किस तरह इंटरप्रिटेट करेंगे कि ये प्री हेपेटिक है या पोस्ट हेपेटिक है। एलएफटी से हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले आपको पता है कि एलएफटी के अंदर ये 4 चीज़ें शामिल है, सीरम टोटल बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ALT एंड AST एंड अल्कलाइन फॉस्फेट या ALP। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल है। ये जो ALT है और AST है ये क्या है, दे आर लाइसोसोमल एंजाइम ऑफ लीवर। लाइसोसोमल एंजाइम ऑफ लीवर का मतलब ये है कि ये लीवर के अंदर के हेपेटोसाइट के लाइसोसोम के अंदर मौजूद है। जब भी हेपेटोसाइट की इंजरी होगी वहाँ से लाइसोसोम निकलेगा और लाइसोसोम से फिर ALT और AST मिलेगी। जब भी लीवर सेल की इंजरी होगी ये क्या होगी,
ये इंक्रीज़ मिलेगी आपको। और ये जो अल्कलाइन फॉस्फेटेस है ये क्या है, ये कहाँ पर मौजूद है, ये बाइल डक्ट, ये जो लीवर से जो डक्ट निकलते हैं बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट में क्या होते हैं, वहाँ के लाइनिंग सेल्स में ये एंजाइम मौजूद है। ठीक है। अब जनाब अगर किसी पे प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक तीनों के अंदर सीरम टोटल बिलिरुबिन तो क्या होगी, हाई होगी। बिलिरुबिन तो आपको तीनों में मिलेगी। ठीक है। अब जनाब प्री हेपेटिक के अंदर क्या होगा, प्री हेपेटिक के अंदर सिर्फ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या है, लीवर भी नॉर्मल है और सिर्फ आरबीसी के डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई है। तो ये जो जनाब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है तो ये क्या है, दैट इज़ द फर्स्ट हॉल मार्क प्री हेपेटिक जाइंडिस और हेमोलाइसिस। ये हेमोलाइसिस का पहला मार्कर है। ठीक है। प्री हेपेटिक जाइंडिस में आपको सिर्फ और सिर्फ एलएफटी के अंदर एक ही चीज़ मिलेगी, वो क्या, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है। अब जनाब आते हैं हेपेटिक जाइंडिस की तरफ। तो हेपेटिक जाइंडिस का काज आपको पता है कि ये हेपेटाइटिस है, इसमें आपको फीवर मिलेगा, मलेज मिलेगा, नाजिया मिलेगी, वोमिटिंग मिलेगी, एनोरेक्सिया मिलेगा, ऑन एग्जामिनेशन पे क्या मिलेगा, टेंडर हेपेटोमेगेली मिलेगी। ठीक है। अब इसकी लिफ्टी के अंदर क्या मिलेगा आपको, इस सीरम टोटल बिलिरुबिन तो हाई होगा, साथ में थोड़ा बहुत अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई होगा और कंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई होगा। ठीक है। साथ में जब हेपेटाइटिस होगा तो लीवर के सेल्स डैमेज होंगे, वहाँ से ALT रिलीज़ होगा और साथ में AST भी रिलीज़ होगा। ठीक है। और ये जो एंजाइम आप अल्कलाइन फॉस्फेटेस है ये नॉर्मल भी हो सकता है और थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। अब ये थोड़ा बहुत क्यों बढ़ेगा, इसलिए इस वजह से बढ़ेगा कि क्योंकि मैंने कहा कि ये बाइल डक्ट की केस पर है, बिलरी सेल्स के ऊपर है। तो हमारी लीवर के अंदर भी थोड़े बहुत बिलरी सेल्स या बिलरी चैनल्स मौजूद है, किस लिए, लीवर की कलेक्शन के लिए। तो वहाँ पर जब इसकी डिफेक्ट होगी तो थोड़ा बहुत वहाँ भी बढ़ सकता है। ठीक है। अब जनाब आते हैं पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक के बारे में आप ये जानते हैं कि ये बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा। इसके अंदर जाइंडिस होगा, क्ले कलर स्टूल होगी, जिंथोमा होगा। ठीक है। प्रोराइटिस होगा, ये चीज़ें मिलेगी। अब जनाब इसके अंदर तो क्या होगी, सीरम टोटल बिलिरुबिन तो हाई होगी, लेकिन अनकंजुगेटेड क्या होगी, नॉर्मल होगी, क्योंकि मसला वहाँ पर नहीं है। अब मसला तो लीवर से आगे है, तो आगे का काम किसका है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन का। तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन आपको हाई मिलेगी। ठीक है। पोस्ट हेपेटिक जाइंडिस के अंदर कंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई होगी। ठीक है। ALT और AST ये थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं। ठीक है, कि अगर एक कमरे में आग लगी है तो दूसरे कमरे में थोड़ी बहुत हरारत तो जाएगी। ठीक है। और जनाब सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें ज़्यादा मिलेगी, हज़ारों में मिलेगी, वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, क्योंकि बिलरी चैनल्स की अभी डिस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है। तो प्री हेपेटिक के अंदर जनाब सिर्फ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, हेपेटिक के अंदर कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड दोनों ज़्यादा होगी, ALT और AST हाई होगा। पोस्ट हेपेटिक के अंदर कंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई होगा और ALT या ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेस ज़्यादा होगा। ठीक है। अब जनाब आते हैं द मार्कर ऑफ हीमोलाइसिस। ठीक है। मार्कर ऑफ हीमोलाइसिस आप जानते हैं कि हीमोलाइसिस का पहला मार्कर ये है कि क्या होगा, सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। जब भी हम LFT के अंदर देखेंगे और LFT में हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिल जाए कि सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज़ हाई, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर हेमोलाइसिस शुरू है। ठीक है। सीरम LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी क्या मिलेगी हमें, ये भी हाई मिलेगी। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में आप इतना याद रखिए कि इट इज़ प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल के मेम्ब्रेन में मौजूद है। व्हेनेवर जब भी सेल मेम्ब्रेन की ब्रेक होगी ये रेस्ट होगा। ये मोनोसाइट
ये हार्ट के अंदर भी आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जब भी हार्ट के सेल्स टूट जाते हैं तो एलडीएच वहाँ भी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी सेल का मेम्ब्रेन जब ब्रेक होगा तो इसकी इंक्रीजमेंट मिलेगी। ठीक है, तो दूसरा मार्कर हीमोलाइसिस का क्या है? दूसरा मार्कर है कि यहाँ पर एलडीएच आपको ज़्यादा मिलेगी। अब जनाब तीसरा जो मार्कर है वो है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट काउंट, इसको हम एमएचए और आरबीसी भी कहते हैं या बेबी आरबीसी भी कहते हैं। जब हम पेरिफेरल स्मेयर करेंगे तो हमें मोर देन 2% रेटिकुलोसाइट मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मली 1% होते हैं। 1000 में से अगर एक सेल आए या 100 में से एक सेल आए तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन पेरिफेरल स्मेयर के ऊपर आपको मोर देन 2% रेटिकुलोसाइट मिलेंगे। ठीक है, अब ये रेटिकुलोसाइट क्यों बढ़ जाते हैं, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, जब भी हेमोलाइसिस होती है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी एनीमिया होता है। जब भी हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन इसके साथ कम होगा। किडनी की तरफ क्या होगी? किडनी की तरफ जनाब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। जब भी किडनी की सप्लाई कम होगी तो एरिथ्रोपाइटिन रिलीज़ होगा। एरिथ्रोपाइटिन रिलीज़ होगा। एरिथ्रोपाइटिन क्या करेगा? हमारी बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा। जब भी बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा तो बोन मैरो के ऊपर बर्डन आएगा। आपको पता है किसी भी फैक्ट्री के ऊपर अगर काम ज़्यादा हो तो खाम माल प्रोड्यूस होना शुरू होता है, तो एमएचए और आरबीसी प्रोडक्शन शुरू होती है, और जिस एमएचए और आरबीसी को हम रेटिकुलोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो रेटिकुलोसाइटोसिस इसी तरीके से होती है। तो जनाब हेमोलाइसिस की 3 ही मार्कर है। एक कहो क्या? इंक्रीज सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ऑन एलएफटी, इंक्रीज सीरम एलडीएच एंड रेटिकुलोसाइटोसिस। ठीक है, अब जनाब आते हैं टाइप्स ऑफ हेमोलाइसिस। ठीक है जनाब, हेमोलाइसिस जो है ये इसकी 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस, ब्लड वेजल से बाहर अगर ब्लड सेल टूट रहे हैं तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस। अगर ब्लड वेजल के अंदर टूट रहे हैं तो इसे कहते हैं इंट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस। ठीक है, अब जनाब ये हेमोलाइसिस जो आउटसाइड ऑफ द वेसल है ये कहाँ पर हो रही है? ये स्प्लीन में हो सकती है। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर में आपको एनीमिया मिलेगा, जॉन्डिस मिलेगा, और ऑन एग्जामिनेशन पर क्या मिलेगा? स्प्लीनोमेगेली मिलेगी, क्योंकि स्प्लीन की काम ज़्यादा होगा। जब भी स्प्लीन का काम ज़्यादा होगा उसकी हाइपरट्रोफी होगी, जिसे हम स्प्लीनोमेगेली कहेंगे। ठीक है, अब जनाब आते हैं द मार्कर ऑफ एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोरेज। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको क्या मिलेगा? स्प्लीनोमेगेली मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? स्पीरोसाइट्स इन पेरिफेरल स्मेयर मिलेंगे आपको। पेरिफेरल स्पेयर शेप्ड, इसमें आप देख सकते हैं स्पेयर शेप पेरिफेरल स्मेयर पे आप क्या देखेंगे? स्पेयर शेप्ड आरबीसी मिलेगी। और दूसरा क्या होगा? यूरो बिलिरुबिन इन यूरिन, यूरिन के अंदर भी आपको बिलिरुबिन मिलेगी। ठीक है, ये तो कहानी हो गई जनाब एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस के अंदर। ठीक है, तो जनाब अब आते हैं इंट्रावेजल के अंदर, जिसे हम इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस के लिए इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? एनीमिया मिलेगी और जॉन्डिस मिलेगी, और साथ में हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर मिलेगा। अब जनाब इसका मार्कर क्या है? इसका मार्कर ये है कि इसमें यूरिन में आपको कंप्लीट हेमोग्लोबिन मिलेगी, क्योंकि सारे आरबीसी तो ब्लड वेसल के अंदर ही टूट रहे हैं। जब अंदर ही टूटेंगे तो अंदर से क्या हो जाएंगे? किडनी की तरफ जाएंगे और बाहर किडनी से यूरिन के रास्ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यूरिन के अंदर आपको कंप्लीट हेमोग्लोबिन मिलेगी। ठीक है, अगर पेरिफेरल स्मेयर करेंगे तो आपको फ्री हेमोग्लोबिन मिलेगा, क्योंकि पेरिफेरी के लिए आप ब्लड वेसल से ब्लड लेंगे, ब्लड वेसल के अंदर ही आरबीसी टूटे होंगे तो फ्रीली आरबीसी हेमोग्लोबिन वहाँ पर मौजूद होगा। और इसके साथ आपको इंक्रीज शिस्तोसाइट्स मिलेंगे। शिस्तोसाइट का दूसरा नाम है हेलमर्ट सेल, तो आपको हेलमर्ट सेल्स या इंक्रीज शिस्तोसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, अब जनाब सीरम हेप्टोग्लोबिन भी कम मिलेगी। सीरम हेप्टोग्लोबिन आपको क्यों कम मिलेगी? ठीक है, अब जनाब इधर देख लीजिए इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेजल्स है और बीच में ब्लड जा रही है। जब भी आरबीसी सेल की ब्रेक डाउन होगी तो
हीमोग्लोबिन उससे निकल जाएगा। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन जनाब आएगा तो कहाँ पर, किडनी पर, जिसे हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहेंगे। तो हीमोग्लोबिन यूरिया होगी। जब ये हीमोग्लोबिन टूटेंगे तो जाके हेप्टोग्लोबिन से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। जब हेप्टोग्लोबिन से बाइंड करेंगे तो जो हमारा फ्री हेप्टोग्लोबिन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रावास्कुलर के अंदर हेप्टोग्लोबिन क्यों कम होता है, क्योंकि जो भी हीमोग्लोबिन टूटा हुआ है वो हेप्टोग्लोबिन के साथ आके बाइंड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, फ्रीली जो सीरम का फ्री हेप्टोग्लोबिन है वो क्या होगा, वो कम होगा। तो जनाब दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। रहीम। अब हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिनोपैथीज। ठीक है, इससे पहले आप लोग जानते हैं कि हमने एनीमिया को क्लासिफाई किया था। MCV पर हमने जब क्लासिफाई किया तो हमारे साथ 3 किस्म के क्लासिफिकेशन आई, माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया एंड मेगेलो ब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी, जैसे साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। और फिर जब हमने इसकी एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर हमने RBC की डिस्ट्रक्शन को देखा। RBC डिस्ट्रक्शन में हमने उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में हमने कहा कि 3 किस्म के डिफेक्ट हो सकते हैं, एक इसमें की मेम्ब्रेन की, दूसरे इसकी एंजाइम की और तीसरे इसकी हेमोग्लोबिन की। तो जनाब हेमोग्लोबिन की हमने 3 डिफरेंशियल डायग्नोज उधर पढ़े थे कि एक होती है सिकल सेल एनीमिया, और दूसरी हो सकती है थैलेसीमिया, और तीसरी HBC डिजीज़। तो अब जनाब बढ़ते हैं हेमोग्लोबिनोपैथी की तरफ और उसमें पढ़ते हैं थैलेसीमिया। ठीक है जनाब, हेमोग्लोबिनोपैथीज आप ऑलरेडी जानते हैं, इसके नाम हम लिख चुके हैं, लेकिन इधर 2 ही डिज़ीज़ आपको मिल सकती है। एक को कहते हैं द थैलेसीमिया सिंड्रोम। ठीक है, इसको सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ हैं। आपको पता है कि द कलेक्शन ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड सिंड्रोम। ठीक है, या सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों के अंदर ग्लोबिन चेन के अंदर क्या होगी, डिफेक्ट होगी। ठीक है, मगर थैलेसीमिया के अंदर ग्लोबिन चेन के अंदर क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होगी, इसकी क्वांटिटी ख़राब होगी। जबकि सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होगी, क्वालिटेटिव डिफेक्ट होगी। बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर क्या होगी, इसकी क्वालिटी डिफेक्ट होगी। जबकि थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर क्या होगी, क्वांटिटी की डिफेक्ट होगी। अब सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ इसके अंदर है एज। ठीक है, एट द एज ऑफ 6 मंथ ये दोनों आपको 6 मंथ के बाद मिलेगी। क्वेश्चन शुरू ही इसी तरह होगा कि 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, इससे पहले शुरू नहीं होगा। अब जनाब अगर इसकी MCV को देखा जाए तो MCV सिकल सेल एनीमिया के अंदर नॉर्मल होगा, जबकि थैलेसीमिया के अंदर ये लो होगा। ठीक है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ग्लोबिन चेन की डिफेक्ट है। थैलेसीमिया के अंदर क्वांटिटी ख़राब है, सिकल के अंदर क्वालिटी ख़राब है। दोनों 6 मंथ से आगे मिलेंगे। MCV थैलेसीमिया के अंदर लो होगी और सिकल सेल एनीमिया के अंदर नॉर्मल होगी। ठीक है, अब आते हैं जनाब द टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन हमें 3 किस्म की मिल जाती है। एक को कहते हैं HbA, जिसको एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके अंदर अल्फा चेन और बीटा 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन मौजूद है। ठीक है, और ये फीटल लाइफ अप टू 6 मंथ तकरीबन 10% होती है और 6 मंथ के बाद 97% होती है। ठीक है, अप टू डेथ ये 97% होती है। HbA2 ये क्या है, ये ट्रेस होती है और ये दोनों हालातों में थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक है, इसकी कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। HbF
HbF जो है ये फेटल हेमोग्लोबिन है, इसके अंदर 2 अल्फा चेन है और 2 गैमा चेन है, ठीक है। ये 90% फीटल लाइफ के अंदर होती है और इसके साथ उस वक्त जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बड़ी हाई होती है, ठीक है। और 6 मंथ के ऑनवर्ड इसकी मकदार कम होती है, तकरीबन 0.5% होती है, ठीक है। तो आप इस तरह याद आसानी से याद कर सकते हैं कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ HbF और 6 मंथ से आगे HbA, ठीक है। अब आते हैं जनाब द थैलेसीमिया मेजर की तरफ, ठीक है। थैलेसीमिया मेजर क्या चीज़ है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय द क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन लीडिंग टू इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तकरीबन इसके अंदर 75% इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होती है और एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होता है, तकरीबन 25% एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होता है, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी जेनेटिक की तरफ। आपको पता है कि जीन को तो आप जानते होंगे, ठीक है। जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ DNA विच प्रोड्यूस प्रोटीन, दे प्रोटीन कंट्रोल अ यूनिट कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जो अल्फा चेन है और बीटा चेन है, असल में ये ग्लोबिन से बनी है और ग्लोबिन आपको पता है प्रोटीन है और हर एक प्रोटीन के लिए एक ख़ास जीन होता है, ठीक है। तो जनाब अल्फा ग्लोबिन के लिए अल्फा ग्लोबिन चेन के लिए अल्फा ग्लोबिन जीन है और बीटा ग्लोबिन चेन के लिए बीटा ग्लोबिन जीन है। अब जनाब ये जो अल्फा जीन है ये क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये आगे क्या बनाते हैं? ये आगे 2 अल्फा ग्लोबिन चेन बनाते हैं और ये जीन कितने नंबर है? ये जीन 4 नंबर है और क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर प्रेजेंट है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर 2 जीन्स मौजूद हैं, बीटा ग्लोबिन चेन, जो 2 बीटा ग्लोबिन चेन बनाते हैं, ठीक है। तो जनाब अल्फा ग्लोबिन के लिए जो जीन्स मौजूद हैं वो क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर है और बीटा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर प्रेजेंट है। जो अल्फा की जीन्स है दे आर 4 इन नंबर और जो बीटा की जीन है वो दे आर 2 इन नंबर, ठीक है। अब जनाब आते हैं द क्लासिफिकेशन थैलेसीमिया सिंड्रोम की क्लासिफिकेशन की तरफ। आप इसको अपर देखिए, अगर इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट डिफेक्ट, अगर बी के ऊपर ये 0 लिखा होगा तो इट मीन्स कि ये क्या है? एब्सोल्यूट डिफेक्ट है। अगर बी के साथ प्लस लगा होगा इट मीन्स कि दे आर पार्शियल डिफेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या होगा? बीटा चेन के अंदर एक ही जीन क्या होगी? एक ही जीन के अंदर डिफेक्ट होगी, ठीक है। यानी 2 अल्फा है और 2 बीटा चेन है, बीटा 2 है 1 और 2, एक के अंदर क्या होगी? डिफेक्ट होगी, जिसे हम कहेंगे बी माइनर थैलेसीमिया कहेंगे। और इस माइनर थैलेसीमिया जो होती हैं दे आर एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। अब जनाब क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन दोनों की क्या हो जाए? डिफेक्ट हो जाए, बीटा ग्लोबिन चेन दोनों की डिफेक्ट हो जाए, ऐसे हम कहेंगे बीटा थैलेसीमिया मेजर। सबसे ज़्यादा सवाल ही जो आता है पेशेंट जिसके आते हैं वो है बीटा थैलेसीमिया, ठीक है, जिसको हम मैलिग्नेंट एनीमिया भी कहते हैं और कोली एनीमिया भी कहते हैं। तो जनाब बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर बीटा ग्लोबिन चेन दोनों की डिफेक्ट होती है, ठीक है। अब आती है जनाब अल्फा थैलेसीमिया, इसके अंदर अल्फ़ा चेन की डिफेक्ट होगी। तो अल्फा थैलेसीमिया साइलेंट कैरियर किसे कहेंगे? जिसमें 4 जीन्स के अंदर सिर्फ एक ही जीन की डिफेक्ट होगी, ठीक है। अब जनाब आते हैं अल्फा थैलेसीमिया माइनर या अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट के ऊपर। इसके अंदर 2 ही हो सकते हैं, या इसके अंदर आप देखें तो एक ऊपर वाला जीन एक नीचे वाला जीन इसके अंदर डिफेक्ट हो, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्रांस कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। और अगर एक जीन इसका ख़राब हो जाए, एक जीन इसका ख़राब हो जाए तो इसे हम कहते हैं सेस, ठीक है, सेस म्यूटेशन। तो जनाब इसका मतलब ये है कि इसमें या सेस होगा या ट्रांस होगा।
और क्या होगी, इसके अंदर माइल्ड माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा और इसको हम अल्पा थैलेसीमिया माइनर या अल्पा थैलेसीमिया ट्रेट के नाम से जानते हैं। जब जनाब चारों में से 3 के अंदर डिफेक्ट हो जाए, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं HbH डिजीज़, ठीक है। इसका नाम है अल्पा थैलेसीमिया मेजर और इसके अंदर मॉडरेट टू सीवियर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगी। जब जनाब चारों के चारों अल्पा जीन के अंदर डिफेक्ट हो जाए तो इसे कहते हैं हाइड्रोपिथेलस और इसके अंदर ये जिस बच्चे के अंदर होगा उसके अंदर उसकी यूट्राइन लाइफ के अंदर ही उसकी डेथ होगी, ठीक है, और उसका लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, उसकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा दोहरा दूँ तो बीटा थैलेसीमिया के अंदर अगर एक चेन के अंदर डिफेक्ट हो तो माइनर कहते हैं, दोनों चेन के अंदर डिफेक्ट हो तो बीटा थैलेसीमिया मेजर, अगर एक जीन के अंदर डिफेक्ट हो अल्फा थैलेसीमिया माइनर, 2 जीन के अंदर हो अल्फा थैलेसीमिया माइनर और 3 के हो तो HbH डिजीज़ और चारों के अंदर हो तो बेबी कैन नॉट बी सर्वाइव, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी इटियोलॉजी की तरफ। अगर इसकी इटियोलॉजी देखें तो इसके अंदर इन जीनों के अंदर क्या होगी, पॉइंट म्यूटेशन होगी, ठीक है। ग्लोबिन चेन के ऊपर क्या होगी, पॉइंट म्यूटेशन होगी। इस पॉइंट म्यूटेशन की तकरीबन मोर देन 100 टाइप्स है, लेकिन उन 100 में सबसे जो 3 है वो कॉमनेस्ट म्यूटेशन है, यानी वो कौन सी है, चेन टर्मिनेटर म्यूटेशन, स्प्लाइसिंग म्यूटेशन और प्रोमोटर रीजन म्यूटेशन। ये बड़ी लेवल की बातें हैं, इस टाइम ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, बस आप इतना याद से कर सकते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन इन तमाम जीन्स के अंदर, अल्फा जीन्स बीटा जीन के अंदर क्या होती है, पॉइंट म्यूटेशन होती है। इसका जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो मल्टीफोकल है, एक काज नहीं है, मुख्तलिफ काज है इसके। अब जनाब आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ, ठीक है। पैथोजेनेसिस ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। बोथ जीन्स आर डिफेक्टिव ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। जिस तरह हमने कहा कि क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर 2 क्या होते हैं, 2 जीन्स मौजूद हैं बीटा चेन के लिए। जब दोनों के अंदर डिफेक्ट हो जाए तो बीटा थैलेसीमिया मेजर बनता है, ठीक है। 6 मंथ तक बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि HbF को अब किस चीज़ के ऊपर चेंज होना है, HbA के ऊपर, ठीक है। जब भी HbA के ऊपर चेंज होगा 6 मंथ में और क्या होगी, एरिथ्रोपॉइस स्टोर होगी, तो क्या होगी, नो प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन, क्योंकि बीटा ग्लोबिन का क्रोमोसोम नहीं है तो बीटा ग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होगी और अल्फा ग्लोबिन तो है वो पहले से बना होता है, ठीक है। तो ये जनाब अल्फा चेन क्या होता है, ये इंतज़ार में होता है कि कब बीटा चेन आएगा, ठीक है। अब जनाब जब इसकी इंतज़ार ख़त्म हो जाती है तो ये क्या कर देता है, ये प्रेसिपिटेट करता है और इनसॉल्युबल एग्रीगेट यानी सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, सेल के अंदर सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है। आपको पता है कि हेमोग्लोबिन जो है वो फ्री फ्लूइड है और अब ये फ्री फ्लूइड किस चीज़ में चेंज हो गई, सॉलिड में चेंज हो गई। अब जनाब इंतज़ार के बाद ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा बोन मैरो में। सच माल अब ये जो आरबीसी है ये क्या हो गई है, ये माल फॉर्मेट हो गई। तो ये माल फॉर्मेट आरबीसी जब बोन मैरो के अंदर जाएगी तो बोन मैरो कहेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये आगे जाके मैंने किस किस को देना है, ये तो काम नहीं कर सकता, ठीक है, ये ख़राब है। तो इसके अंदर बोन मैरो इसकी क्या करेगी, बोन मैरो के मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसी को हम कहेंगे इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, जो पहले डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी। ये जो अल्फा चेन का प्रेसिपिटेट बना है ये जाएगा बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो का मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय करेगा, जिसे कहेंगे हम इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब जनाब बोन मैरो से कुछ भागने में कामयाब होते हैं, तकरीबन 25% भागने में कामयाब होते हैं, ठीक है, वो एस्केप हो जाते हैं और सर्कुलेशन में चले जाते हैं। जो बेचारे भाग जाते हैं उसको हम कहते हैं टारगेट सेल्स। ये क्या है, दे आर टारगेट सेल्स है, ठीक है। अब जनाब ये जो टारगेट सेल है उसके लिए सामने एक और दुश्मन बैठा हुआ है जो उसका हैप्पी मेल है, उसका खुराक है, वो इसी इंतज़ार में है कि कब ये लोग आएंगे और उसे कहते हैं स्प्लिनिक मैक्रोपेज। जब भी ये स्प्लिनिक मैक्रोपेज से गुजरेंगे तो उसकी 25% की वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलाइसिस होगा, ठीक है।
अब जनाब इसकी क्लिनिकल फ़ीचर कैसे आएंगे। सीवियर एनीमिया होगा, 4 to 6 ग्राम पर डेसिलीटर जाइंटिस होगा और ऑन एग्जामिनेशन पर स्प्लिनोमेगेली मिलेगी ड्यू टू एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है, दोबारा अगर मैं इस पर आपको एक नज़र डालूँ तो बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर डिफेक्ट होगा, क्रोमोसोम नंबर 11 के अंदर 6 मंथ में बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बनेगा, अल्फा ग्लोबिन से इसकी बाइंडिंग नहीं हुई, अल्फा ग्लोबिन सॉलिड एग्रीगेशन के फॉर्म में चेंज होगा। जब ये पून मेरो के पास जाएगा, पून मेरो इसको डिस्ट्रॉय करेगी, इसको कहते हैं इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस। 75% ये काम होता है, बाकी 25% भाग जाते हैं, सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं, इसे टारगेट सेल कहते हैं और इसी टारगेट सेल को स्प्लीन मैक्रोफेज पकड़ते हैं और 25% एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस होती है जिससे सीवियर एनीमिया होता है, जाइंटिस होता है और ऑन एग्जामिनेशन स्प्लिनोमेगेली होती है। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी वजह से जब हीमोग्लोबिन इतना कम होगा तो इससे क्या होगा, इससे हाइपोक्सिया होगा, बॉडी की तमाम टिश्यू को हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, जिसकी वजह से किडनी को ऑक्सीजन कम पहुंच जाएगी और क्या होगी, एरिथ्रोपाइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, जब भी एरिथ्रोपाइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये जाएगा और बोन मेरो को स्टिमुलेट करेगा। जब भी बार बार बोन मेरो को स्टिमुलेट होगा जैसे क्या होगी, बोन मेरो की एक्सपेंशन होगी। ठीक है, बोन मेरो की एक्सपेंशन होगी, आप इस देख सकते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रू कट ऑन एक्सरे कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइंस आपको नज़र आती है इसे कहते हैं क्रू कट ऑन एक्सरे। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि बोन पेन होगा, बोन की डिफॉर्मिटी होगी ड्यू टू इंक्रीज एरिथ्रोपाइटिन और फ्रंटल बोसिंग होगा, माथा आगे की तरफ निकला हुआ होगा। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी हाइपोक्सिया से बचने के लिए हीमोग्लोबिन की मकदार को बढ़ाने के लिए हम वीकली पैक्ड आरबीसी की ट्रांसफ्यूजन करेंगे पेशेंट को। ठीक है, जब बार बार ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो क्या होगा, रिस्क बढ़ेगा किस चीज़ का, आयरन ओवरलोड का। एक होती है प्राइमरी हीमोक्रोमाटोसिस, प्राइमरी हीमोक्रोमाटोसिस होती है बॉडी के अंदर ही ऐसे डिफेक्ट हो जाए जिससे आयरन ओवरलोड हो जाए, जबकि यहाँ पर बार बार ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड हुआ है तो इसे कहते हैं सेकेंडरी हीमोक्रोमाटोसिस। ठीक है, ड्यू टू रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, जब भी हम किसी पेशेंट को बार बार ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो उसको एक ड्रग देंगे जिसे कहते हैं डिस्परोक्सामीन। डिस्परोक्सामीन क्या है, ये आयरन चिलेटर है, ये आयरन की एक्सक्रीशन करेगा। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स। आप ऑलरेडी आपको मालूम है कि इसके क्लिनिकल फ़ीचर 6 मंथ या 6 मंथ से आगे आपको मिलेंगे। पेशेंट के अंदर सीवियर एनीमिया होगा, जाइंटिस होगा, स्प्लिनोमेगेली होगी और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगा। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगा पेशेंट में कोई चाचा या मामा के अंदर क्या होगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री ऑफ स्प्लेनेक्टोमी होगी। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन भी आप जानते हैं। ठीक है, इसका जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो क्या है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, ये भी उसका एक मेजर पॉइंट है कि क्या कि द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन बीटा थैलेसीमिया इज़ व्हाट। ठीक है, तो बीटा थैलेसीमिया के अंदर डेथ की जो मोस्ट काज है वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और क्रानिक हेमोलाइसिस की वजह से क्या हो सकते हैं, गाल स्टोन बन सकते हैं जिसे हम पिगमेंटेड स्टोन कहेंगे। ठीक है, और बार बार आयरन की वजह से सेकेंडरी हीमोक्रोमाटोसिस हो सकते हैं। ठीक है, ये जनाब इसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई। अब जनाब आते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो आपको पता है कि हमने कहा था कि एनीमिया के अंदर हम 3 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि HB कम है और PCV भी कम है। ठीक है, दूसरा का मार्कर ऑफ हेमोलाइसिस हमें मिलेगी। मार्कर ऑफ हेमोलाइसिस हम आगे पढ़ चुके हैं कि सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, LDH ज़्यादा होगा और रेटिकुलोसाइट ज़्यादा होंगे। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर स्प्लिनोमेगेली मिलेगी ड्यू टू एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। स्टेप 2 पर अगर जाएंगे तो हमें MCV कम मिलेगी, लेस देन 76 फेम/2 मिलेगी और हम आगे पेरिफेरल स्मेयर करेंगे। जब पेरिफेरल स्मेयर करेंगे तो पेरिफेरल स्मेयर पे हमें माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक
टारगेट सेल्स मिलेंगे, ठीक है। सेल छोटे छोटे होंगे और बीच से बेचारे टूटे फूटे होंगे, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस, थर्ड स्टेप हमने कहा था कि इसमें हम इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस फॉर द थैलेसीमिया इज़ HB इलेक्ट्रोपोरेसिस, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। अगर ट्रीटमेंट को हम देखें तो दो ही किस्म के ट्रीटमेंट है, एक है सपोर्टिव और दूसरा है स्पेसिफिक, ठीक है। पाकिस्तान में अक्सर हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं। वीकली पे RBC ट्रांसफ्यूजन करेंगे और आपने क्या करना है, टारगेट, ये हमने ट्रांसफ्यूजन के अंदर भी पढ़ा था कि टारगेट हीमोग्लोबिन इज़ मोर देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर है। और साथ में हम आयरन चिलेशन देंगे क्योंकि सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस से बचाने के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक में हम क्या कर सकते हैं, स्प्लेनेक्टोमी कर सकते हैं, जो हमारे 25% बेचारे वह बोन मेरो से बच जाते हैं ताकि आगे उसको स्प्लीन ना पकड़ ले और उसको क्या करें, उसको ना खाए। तो ये क्या कर सके, ये 25% हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या है जनाब, आप HLA मेज्ड बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मे ऑफर अ चांस ऑफ क्योर आप पेशेंट को बता सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। ये मुमकिन है, बाज़ मुल्कों में हो सकता है, ठीक है। अब जनाब आते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर की तरफ, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया मेजर तो आपने पढ़ लिया कि इन दोनों में से दोनों गायब होते हैं, जबकि माइनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर क्या होती है, एक के अंदर पार्शियल म्यूटेशन होती है या होती, ठीक है। इसकी पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं और ऑफ ऑन कभी होता है कभी नहीं, माइल्ड हेमोलिसिस होता है और उसका हेमोग्लोबिन मोर देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल होगा कि वाई इम्पोर्टेंट टू डायग्नोज बीटा थैलेसीमिया, अगर माइनर है, एसिम्टोमेटिक है, तो इसकी डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी है। इसकी डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है कि आप इस केस को देख सकते हैं कि 21 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद हेमोग्लोबिन ऑफ 9 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम इज 60 फेमटोलीटर। शी हैज़ नॉट रिस्पॉन्स टू 1 मंथ कोर्स ऑफ ओरल आयरन, ठीक है। एक औरत है जिसकी हेमोग्लोबिन जो है वो 9 ग्राम पर डेसीलीटर है, MCV 60 फेमटोलीटर है और 1 मंथ ने डॉक्टर उसको आयरन दी मगर वो उसकी HB इम्प्रूव नहीं हुई, ठीक है। तो क्या हो सकती है, इट विल बी अ बीटा थैलेसीमिया माइनर, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से डिफ्रेंशिएट करना है वाया HB इलेक्ट्रोपोरेसिस, ठीक है। और आपने क्या करनी है, जेनेटिक काउंसलिंग करनी है। आपने कहना है कि आगे आपने अपनों लोगों के अंदर शादी नहीं करनी है, ठीक है, रिलेटिव्स के अंदर शादी नहीं करनी। पाकिस्तान के अंदर 8% प्रिवेलेंस है। इसका मतलब ये है अगर आप 1000 लोगों को देखेंगे तो 1000 में से 8 लोगों को क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया माइनर होगा, ठीक है। और बीटा थैलेसीमिया जेनेटिक डिफेक्ट होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माँ के पेट में क्या है, बच्चा है, तो उसके लिए आप उस बच्चे की एंटीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं वाया क्रॉनिक वेलस सैम्पलिंग और एमनियोटिक वेलस सैम्पलिंग के ज़रिए आप कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। अब पेशावर में भी हो सकता है, इस्लामाबाद में भी होता है और थैलेसीमिया के सेंटरों में ये डेली होते हैं, ठीक है। तो आपने पेशेंट की जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। अब जनाब आते हैं बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया ये क्या चीज़ है, इट्स अ क्लिनिकल वेरिएशन ऑफ बीटा थैलेसीमिया माइनर, एसिम्टोमेटिक, HB लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर आती है। इसमें से HB लेस देन 7 होगा मगर पेशेंट क्या होगा, एसिम्टोमेटिक होगा। और जब पेशेंट सीवियर हो जाए तो हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, पैक्ड RBC ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मेजॉरिटी टाइम पेशेंट क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है। अब अगर अल्फा थैलेसीमिया की तरफ एक नज़र डालें तो अल्फा थैलेसीमिया आपको पता है जब एक ही जीन की डिफेक्ट होगी तो उसकी साइलेंट क्लियर होगी और पेशेंट जो होगा वो एसिम्टोमेटिक होगा। जब 2 की डिफेक्ट हो जाए तो इसे माइनर ट्रेट कहेंगे और जिसे हम अल्फा थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, ठीक है।
अब अगर तीनों के अंदर डिफेक्ट हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, HbH डिजीज़, ठीक है, जिसे हम कहेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर। यहाँ पर ये गलती से बीटा लिखा गया है, ठीक है, अल्फ़ा थैलेसीमिया मेजर कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्लिनिकल फीचर होंगे, एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा और MCV क्या होगी, लेस देन 75। मगर असली बात यह है कि इट विल प्रेजेंट एट बर्थ। हमने कहा कि थैलेसीमिया का पेशेंट 6 मंथ पे प्रेजेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर सारी थैलेसीमिया जैसे साइन सिम्टम होगी मगर पेशेंट क्या करेगा, एट बर्थ प्रेजेंट करेगा। अगर क्वेश्चन शुरू होगा तो क्वेश्चन के शुरू में ये दिया होगा कि 2-day old पेशेंट या द पेशेंट सफरिंग फ्राम बर्थ, ठीक है। तो जब भी बर्थ की बात आएगी तो सारे क्वेश्चन, सारे सिनेरियो, सारा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 4 है, जब किसी की 4 की डिफेक्ट हो जाए तो इसे कहते हैं हाइड्रोपिथेलिस, ठीक है। और इसकी जो कंपेटिबिलिटी है ऑफ लाइफ है वो इम्पॉसिबल है, यानी इस डिफेक्ट के साथ बच्चे को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है और बच्चा माँ के पेट के अंदर ही उसकी मौत